हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एस व्याकरण 89 में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगा। जब हम अपने मन की बात, अपने भावों को या अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं, भाषा की ही सहायता लेते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अपने भावों, विचारों को दूसरों तक प्रकट करने का साधन या माध्यम भाषा कहलाती है। अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक प्रकट करना भाषा कहलाती है। ठीक है। और भाषा के 3 स्वरूप देखने को आपको मिलते हैं। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव और विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने भाव विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये तीनों तो परिभाषा हो गई, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है। मतलब हिंदी व्याकरण में भाषा के केवल 2 ही स्वरूप होंगे, लिखित और मौखिक। जो सांकेतिक भाषा है वो हिंदी व्याकरण की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जो संकेत होते हैं स्पष्ट हो नहीं सकते। आपके क्या संकेत है वो हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए लिखित भाषा और मौखिक भाषा को ही व्याकरण में मान्यता प्राप्त है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बोली पे। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, या भाषा का अल्प विकसित रूप, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। और एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को भी बोली कहते हैं। ये है बोली। ये बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जब ये बोली अपना रूप विस्तृत कर लेती है और अपना विस्तार कर लेती है तो इसे उपभाषा या फिर विभाषा कहते हैं। जब अपना विस्तार कर लेती है तो इसे उपभाषा और विभाषा कहते हैं। जैसे भोजपुरी की मैं बात करूं, उदाहरण के रूप में भोजपुरी लेते हैं। ये अपना विस्तार करती जा रही है और पूरे उत्तर भारत को कवर करती जा रही है। बहुत ज़्यादा स्थानों पर भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर ये है कि बोली केवल बोली जाती है, बोली हमेशा मौखिक रूप रहता है, जबकि भाषा और उपभाषा लिखित रूप होता है। कहने का मतलब लोक कथाएं, लोकगीत आदि बोली में हो सकती हैं, लेकिन जो उपभाषा में अगर बोली लिखी जाने लगती है तो वो उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। इस बात को फिर से समझिए, जब केवल लोक कथाएं और लोकगीत चलते हैं तो वो बोली ही रहती है, लेकिन लोक कथाओं के साथ अगर लोकगीत लिखा जाने लगता है, उसको लिखा भी जाने लगता है और उस पर कहानियाँ आदि रचनाएं होने लगती हैं तो उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, विभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। और जब उसे मान्यता मिल जाती है तो उसे भाषा सरकार के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 के बाद से भारत की राजभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। राज्य भाषा, सबसे पहले हम मातृभाषा की चर्चा करते हैं। बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राज्य भाषा किसे कहते हैं? किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के अधिकतम निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली है। तो क्योंकि हिंदी के अंतर्गत सारे गुण हैं राष्ट्रभाषा होने के, लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों द्वारा पसंद की जाती है, अपनाई जाती है
और विभिन्न राज्यों के कार्यकाज में प्रयोग की जाती है। लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी में सारे गुण हैं राष्ट्रभाषा के, लेकिन उसे मान्यता इस बात की नहीं मिली है, जो संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है कि आप इसको राष्ट्रभाषा कह सकें। और राजभाषा की बात कर लेते हैं। वही भाषा, अब हिंदी को ही राष्ट्रभाषा न कह के राजभाषा कहा जाता है। किसी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 के बाद हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया गया है और हमारी हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी 14 सितंबर 1949 के बाद। तो राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। अब हम बात करेंगे परिनिष्ठित भाषा। अब हम बात करेंगे परिनिष्ठित भाषा। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। एक और परिभाषा मैं बताता हूँ। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार भाषा के उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक श्रेष्ठता स्थापित कर ले और एवं अन्य व्यक्ति भी उसको उपयुक्त समझने लगे। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब वास्तव में परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। एक परिभाषा मानक भाषा की एक परिभाषा। मानक भाषा विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस एक भाषा को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। देखिए, जैसे आपने लिखा शुद्ध, आपने लिखा शुद्ध, या आप ऐसे भी लिखते होंगे शुद्ध, आप लिखते होंगे द्वारा, या आप ऐसे लिखते होंगे द्वारा, गए, या आप लिखते होंगे गए। देख रहे हैं? तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही, ये तो यहाँ सभी सही हैं, लेकिन इन दोनों में से एक को मानक कहेंगे और दूसरे को अमानक कहेंगे। ऐसी भाषा जिसको टाइपिंग के दृष्टिकोण से सही माना जाएगा या जिसको टाइपिंग के दृष्टिकोण से लिखने में आसानी होगी उसको मानक भाषा कहेंगे। तो टाइपिंग के दृष्टिकोण से ये लिखने में आसानी होगी, ये लिखने में आसानी होगी, और ये आसानी हो चाहे ना हो, लेकिन यही वाली मानक भाषा मानी जाती है। तो मानक भाषा ही परिनिष्ठित भाषा है। परिभाषा से आप न समझ पाए, लेकिन आप इस प्रयोग से आप समझ सकते हैं कि परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा क्या है। तो मैंने आपको मातृभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा, विभाषा, उपभाषा आदि को बताया। उपभाषा के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप उपभाषा के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा। और आपको इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम हो इसके लिए आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। तब तक के लिए नमस्कार।